चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी। 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए कराया पंजीकरण। उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए सीएम धामी ने दिए निर्देश। चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए शुरू होगी टोकन वितरण और कतार प्रबंधन व्यवस्था। दर्शन के लिए लंबी कतारों से मिलेगी श्रद्धालुओं को मुक्ति। पर्यटन मंत्री ने दी जानकारी। नशा मुक्ति केंद्रों में नियमों का उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना और सजा। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। मंत्री चंदन राम दास ने दी जानकारी। अगले 3-4 दिन पहाड़ से मैदान तक बढ़ेगा पारा। मैदानी जिलों में तापमान में 4 डिग्री तक हो सकती है बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तराखंड में नगरीय निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रार थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश संगठन और प्रभारी वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर हैं। पार्टी में समन्वय बनाने और बढ़ते असंतोष को थामने को पार्टी हाईकमान की ओर से प्रदेश में जल्द ही पर्यवेक्षक भेजे जा सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इसकी जानकारी संगठन को होगी, लेकिन अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। देश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति किसी से छुपी नहीं है और कांग्रेस को ही खत्म कर रही है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस को ही खत्म करने में लगे हुए हैं। जनता ने तो कांग्रेस को नकार दिया है। जो उनकी गुटबंदी है, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं, इससे ये साबित हो गया है कि 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने वाली है और मेजोरिटी में आने वाली है। इसलिए कांग्रेस के लोगों में छटपटाहट है। कांग्रेस के लोगों में ये दौड़ भाग लगी हुई है और वहाँ कोई अनुशासन नहीं रह गया। वहाँ आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं कि उनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। उनका आंतरिक लोकतंत्र सड़कों पर दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दे रहा है। जिस सरकार के समय ना स्मार्ट सिटी दिखाई दी, ना अमृत सिटी दिखाई दी, ना सांसदों ने जो गांव गोद लिए उसकी स्थिति दिखाई दी, अब 15 दिन रह करके क्या कर लेंगे? जिन सांसदों ने पूरे कार्यकाल में जो है मुंह मोड़ के रखा, अब वो 15 दिन गांव में जाएंगे, क्या कहने जाएंगे? क्या महंगाई कम हुई? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या बेरोजगार साथियों को रोजगार मिला? क्या अर्थव्यवस्था सही है? विकास के कार्य हो रहे हैं? क्या बताएंगे? ये तो एक एजेंडे पे काम करती है भारतीय जनता पार्टी और वो एजेंडा है सांप्रदायिकता का खेल। और जब जब चुनाव होता है तब तब उस एजेंडे पे काम करते हैं। उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर अवैध मज़ारों पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अवैध मज़ारों को ध्वस्त करने का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद को लेकर भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अवैध अतिक्रमण के पीछे लगे हुए हैं वो खुद ही अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री धामी के इस ऐलान का राज्य के साधु संतों ने तो स्वागत किया, तो वहीं इस मामले पर विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रही है। सरकार असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। इस प्रदेश के अंदर 1000 से भी ज्यादा स्थान ऐसे निकले जो अनावश्यक रूप से, जो अभी हमने चिन्हित किया है कि जगह जगह पर कहीं पर मजार बना दी गई है, कहीं पर कुछ और बना दिया है, लेकिन उसके नीचे खोजा जा रहा है तो कोई अवशेष नहीं मिल रहे। यहाँ जबरन रूप से कहीं पर कब्जा भी नहीं होने देंगे, कहीं पर लैंड जिहाद को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम कानून पर विश्वास रखने वाले हैं। हम किसी का नुकसान करने के लिए कोई काम नहीं करने वाले, लेकिन हम किसी का तुष्टीकरण भी नहीं होने देंगे। तुष्टीकरण पर भी हम जो है कठोरता से लगाम लगाने का काम करेंगे। किसी भी धर्म से संबंधित देवालय हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित है, अगर वो 20-50 साल से पुराने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में भी जो वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है उसमें जंगल जाके करते थे, और जो मठ मंदिर जो जंगलों में बने, अब हम दोईवाला को जाते हैं, देवी का मंदिर है फॉरेस्ट की जमीन में, रोज भंडारे होते, तोड़ सकते हैं क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी धर्म से संबंधित है, अतिक्रमण है तो रुकना चाहिए, लेकिन अगर वो पुराने हैं, पौराणिक है,
तो उनको रेगुलराइज करना चाहिए। मैंने पहले भी बयान दिया है कि उनको रेगुलराइज करना चाहिए। कल एक ही चीज कह रहे हैं भाजपा के सब नेता जो है, मजार शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, क्योंकि उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सब मजार 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 कह रहे हैं। जो वास्तविक मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, पानी नहीं मिल रहा है, जंगलों में आग लग रही है, गरीबी अलग है, दूसरे सवालात खड़े हैं, लोगों की पेंशन नहीं मिली है, बच्चों की छात्रवृत्तियां नहीं मिली हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कोरोना दस्तक देने लग गया है। भाई इनसे मत बचो, ये तो ऐसा है भाजपा के बाद बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए सारी भाजपा कह रही है, हे मजार तू ही मेरी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर, इसलिए आजकल मजार 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 कह। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी मानसखंड प्रथम स्थान पर रही थी। मानसखंड के चंपावत आगमन पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने झांकी की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। रथ जिला मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों से होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी समेत अन्य अधिकारियों ने झांकी का अवलोकन किया। वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड की झांकी, महाराष्ट्र की झांकी देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका पूरा उत्तराखंड में भ्रमण चल रहा है। कल ये बर्मा साहब मौजूद थे, आज चंपावत यहाँ पहुँची है। आज इसको हरी झंडी दिखाकर बहादुर पार्टी 12 वर्ष होते हुए ये पिथौरागढ़ की ओर रवाना की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी उत्तराखंड की धार्मिक संस्कृति है, इसका विस्तार करना है, इसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये उत्तराखंड के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि उत्तराखंड की झांकी पूरे देश के अंदर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री की बात है, वास्तव में उनकी सोच को ही मैं धन्यवाद अदा करूँगा, जो इस मानसखंड की झांकी को बनाने के पीछे जो उनका एक सोच थी या उनकी एक कल्पना थी, वो कल्पना इस झांकी के माध्यम से देश के मंच पर उसको प्रथम स्थान मिला। और ये पूरे प्रदेश के अंदर इसमें जो हमारे चारों धामों की झलक इस झांकी में दिखती है, उसको पूरे प्रदेश के अंदर में हम झांकी को घुमाने के माध्यम से वो लोगों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए टोकन वितरण व्यवस्था लागू की गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि लंबी लंबी कतारों और दर्शन में लगने वाले कई घंटों के समय को देखते हुए टोकन वितरण और कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही साथ प्रत्येक धाम में आवासीय क्षमता को देखते हुए संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन के लिए सीमा का निर्धारण किया गया है। चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शनों में लगने वाले कई कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट, टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत धामों की मंदिर समितियों से मंदिरों का दर्शन हेतु खोले जाने की अवधि घंटों से दैनिक दर्शनों हेतु निर्धारित सीमा से विभाजित करते हुए एक एक घंटे के स्लॉट में दर्शनार्थियों की संख्या का निर्धारण किया गया है। देवास में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 चेन स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग है। आपको बता दें कि ये दोनों चेन स्नैचर इंदौर से देवास आते थे और फिर चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। तो जिस तरीके से देखने में आया है कि चेन स्नैचिंग की वारदात देखने को मिली है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोहाघाट में जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक विद्यालय स्तरीय गणित और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह आयोजन केंद्रीय विद्यालय में किया गया था। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य ने किया था। विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यालय के 60 से ज्यादा बच्चों ने विज्ञान, गणित और पर्यावरण विज्ञान से एक से बढ़कर एक मॉडल प्रदर्शित किए। भौतिक विज्ञान प्रवक्ता ने बताया कि 7 चुने गए सर्वश्रेष्ठ मॉडलों का प्रदर्शन संभागीय स्तर पर किया जाएगा। स्मार्ट ब्रिज एंड फ्लोटिंग ब्रिज भी कह सकते हैं, और रोलिंग स्पीड ब्रेकर्स बनाए हैं।
तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं मैंने बनाया है, जब हमें पता है कि जैसे इंडिया में हैवी रेनफॉल होती है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो और जहाँ पे ब्रिजेस और लेक्स का वाटर लेवल हाई हो जाता है, तो उसमें ब्रिज से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर आप आना जाना नहीं कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने टॉप ब्रिज अपना प्रोजेक्ट बनाया है। प्रदर्शनी हर साल कराई जाती है और इस बार इस प्रदर्शनी में 7 शीर्षक दिए गए हैं हमको। इन 7 शीर्षकों में 7 मॉडल हमारे यहाँ से सेलेक्ट होके ये इस विद्यालय स्तरीय प्रदर्शनी है और इसके बाद जो क्षेत्रीय स्तरीय प्रदर्शनी होगी उसको हम यहाँ से 7 मॉडल सेलेक्ट करके भेजेंगे और वहाँ से यदि वो मॉडल सेलेक्ट होते हैं तो वो नेशनल लेवल पे जाएंगे। ये जो साइंस एग्जीबिशन है इससे बच्चों में तर्क शक्ति और बोध शक्ति, जिसे आप कॉन्सेप्ट कह सकते हो, उन सब का विकास होता है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं और अनुभवजनक एक अध्ययन इसमें करते हैं, जिसका कि जिक्र हमारे राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी किया गया है। देखिए, हर साल केंद्रीय विद्यालय संगठन इसको विद्यालय स्तर पर और संभाग रीजनल लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रतियोगिता कराता है, जिससे कि हम अपने विद्यार्थियों में से नन्हे वैज्ञानिक को आगे प्रोत्साहन के तौर पे आगे बढ़ाएं और उनके अंदर एक जागरूकता लाएं कि किस तरीके से वो विज्ञान से अपने दैनिक जीवन के अंदर सुधार ला सकते हैं और अपनी तर्क शक्ति और अपनी बौद्धिक शक्ति का किस तरह से विकास किया जा सकता है। ये एक पहल है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन हमेशा से करता आया है और विद्यालय स्तर ये पहली सीढ़ी होती है। विद्यालय स्तर पर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको हम आगे रीजनल लेवल पर भेजा जाता है, देहरादून को वो रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ से फिर वो दिल्ली जाते हैं नेशनल। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने शोषण के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहेब ने छोटे तबके को शिक्षित बनाने की प्रेरणा दी। तो बहादुराबाद में विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी रखी गई थी, जिसमें उनके बारे में विचार व्यक्त किए गए। 14 अप्रैल से लेकर 6 दिसंबर तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते। आज उपासना दिवस के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ज्योतिराव फूले, APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर विचार बहुत सारे लोगों ने अपने विचार। एक समतामूलक समाज की स्थापना में जो देश में योगदान ज्योतिबा फूले का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, अंत्योदय योजना और APJ अब्दुल कलाम का बार बेचने से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक पहुंचे। जनता कैसे जाने, कैसे समझे, उनके विचारों को हम सब लोग मंच के द्वारा साझा कर रहे हैं और इस बात का संदेश देने का काम कि हम 14 अप्रैल को सब लोग बिजी रहते हैं, एक दिन पूर्व जाकर उनको नमन करके उनके विचारों को, महापुरुषों के विचारों को देश और दुनिया में बताएं। आज हमने 13 तारीख को उपासना दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए आज से 25 साल पहले ये उपासना दिवस मोहल्ला कड़च में मेरे पिताजी के द्वारा मनाया गया था और आज ये उपासना दिवस इस साल मैं मना रही हूँ और हर साल मुझे लगता है कि मैं प्रदेश की मंत्री भी हूँ तो मैं हर साल इसी तरीके से उपासना दिवस मनाऊंगी। आप देख सकते हैं कि सभी धर्म के लोगों ने मिलजुल कर यहाँ पर अपना पूरा सहयोग मेरे साथ दिया है और आगे भी हम ऐसे ही उपासना दिवस मनाते रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो सर्व समाज के नेता थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किया। लोहाघाट के डाकघर में आधार सेवा केंद्र बनाया गया है, जहां मशीन खराब होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 5 दिनों से केंद्र में ताला पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोग खाली हाथ वापस लौट रहे हैं, जिससे लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि SDM को मशीन खराब होने की जानकारी दे दी गई है और जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। आधार सेंटर लोहाघाट में 20 से 25 आदमी डेली आते हैं, जो कि 5 दिनों से मशीन खराब होने के कारण आदमी इतनी दूर से आने के बाद अपना टिकट खर्चा कर करके वापस घर को जा रहा है सर, और आधार बन नहीं पा रहे हैं। लोहाघाट पोस्ट ऑफिस स्टाफ का
कहना था कि सर मशीन रिपेयर होके आ चुकी है, जो कि कल इस्टेब्लिश करने के बाद रिपेयर हुई जो मशीन है उसका स्कैनर और प्रिंटर वो चालू करने के बाद सर एक भी आदमी का आधार कार्ड नहीं बन पाया। इसके बारे में जो है संज्ञान लिया जाना चाहिए करके, और एसडीएम लोहाघाट महोदय को भी मैंने फ़ोन पर वार्ता की और उन्होंने कहा कि इसमें जो है ऑफिस स्टाफ से बात करके इसको चालू कराएंगे। सर हमारी प्रिंटिंग मशीन सर लगभग एक हफ्ते से खराब हो गई है, जो कि सर डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग होती है, उसकी वजह से डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं हो पाए, इसलिए सर बंद चल रहा है। कल लगभग हमारा बन के आ जाएगा सर प्रिंटिंग मशीन। 3 बार हमने पिथौरागढ़ एचओ को लिख दिया है सर, उन्होंने भी मिस्त्री को दे रखा है। आधार स्कैनर खराब हो गया है, जिस कारण काम बाधित हो रहा है। 2-3 दिन में सही होकर आ जाएगा। स्कैनर में दिक्कत आ रही थी सर, तो डॉक्यूमेंट को सही प्रकार से स्कैन नहीं कर पाया, जिससे कि लोगों के जो है रिजेक्ट होने की संभावना है। इस वजह से आधार का काम भी बंद किया। हल्द्वानी शहर में इन दिनों सड़कों का बुरा हाल चल रहा है। इसी के चलते दमोह के दूंगा क्षेत्र में पूजा पुल के पास लगभग 3 किलोमीटर की नहर कवरिंग का काम चल रहा है। इसमें सिंचाई विभाग, जल संस्थान, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम सभी विभाग काम कर रहे हैं। इस दौरान सड़कों पर खुदाई की वजह से कुछ दिन पहले एक महिला की मौत हो गई थी, जिससे लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने समस्त अधिकारियों की एक बैठक ली और घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। एक्सीडेंट में एक दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई, तो उसको लेकर हमने कमिश्नर साहब को अवगत कराया था। तो कमिश्नर साहब ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और आगे यहाँ की जो भी सड़कों की स्थिति है, जो यहाँ की नहर कवरिंग होनी है, इन सारी स्थितियों से इनको अवगत कराया और कमिश्नर साहब ने सबको आदेश दिए हैं कि इनको शीघ्र से शीघ्र नहर कवरिंग का कार्य और ये जो भी कार्य अटके हैं इनको शीघ्र पूरा किया जाए। काफ़ी समय हो चुका है यहाँ पर रोड का काम चलते चलते, अभी बीच में पाइपलाइन पड़ी है, तो रोड जो है काफ़ी जगह पर गड्ढे हैं, जिसकी वजह से अभी विगत 1-2 दिन पूर्व एक महिला उसमें गिरकर बेचारी आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई। रोड के किनारे जो पाइपलाइन है उनमें लगातार पानी बह रहा है, क्योंकि बहुत जगह से पाइपलाइन टूटी पड़ी है। अभी कमिश्नर साहब ने काफ़ी जितने भी विभागीय लोग थे सभी को बताया कि आपने कैसे काम करना है, और उम्मीद है कि जल्दी ये इस पर काम होगा और रोड सही बने। ये चंबल पुल से लेके चौफला रोड पे जो काम हो रहा है, इसमें 2-3 इसके कंपोनेंट्स हैं। एक तो बिजली की शिफ्टिंग, पानी के पाइपलाइन की शिफ्टिंग, उसके ऊपर नहर की कवरिंग और फाइनली पूरे रोड सरफेस का काम, जो कि पीडब्ल्यूडी को करना है। जो शिफ्ट किए हैं पाइप्स अभी तक, उसके बाद उनकी ये एस्टीमेट में था कि उनको उसकी मिट्टी की रैमिंग करके, कॉम्पैक्शन करके, लेवल करके उसको देना है, वो नहीं हो रखा है। साथ ही साथ मल्टीपल जगहों पे लीकेजेस हैं, जिससे कि जो पुरानी रोड है उसको भी नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ जो मौके पे लीकेजेस पाई गई हैं, इनको शाम तक रिपेयर करने के, बल्कि आज रात तक रिपेयर करने के डायरेक्शंस मैंने दिए हैं। कौन उसके लिए जिम्मेदार जो इसको रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है कि लीकेजेस हैं, उनके विरुद्ध भी उनको स्पष्टीकरण लेते हुए जो भी दंड उचित वो दिया जाए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सड़कों को बेहतर और गड्ढा मुक्त करने का काम किया जा रहा है। सड़कें सुरक्षित हों और पर्यटकों को आने जाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसे देखते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी ने 70 सड़कों के 211 किलोमीटर में पैच वर्क किया है। नए वित्तीय वर्ष में ग्रामीण सड़कों पर फोकस किया जाना है। इसमें लोक निर्माण विभाग करीब 200 किलोमीटर सुधारीकरण का लक्ष्य लेकर चल रहा है। फिलहाल पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, लिहाजा फोकस इस बात पर किया जा रहा है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हों। इसलिए सड़कों को ठीक करने के लिए लोक निर्माण विभाग तैयारियों में जुट गया है। ज्यादातर नगर निगम की सड़कों के बारे में कहा जाता है। लोक निर्माण विभाग की जहां तक हमारे डिवीजन की बातें हैं, मैं इससे पहले भी पत्रकार बंधुओं को सभी को बता चुका हूं कि हमारी जो स्टेट हाईवे है, जो हल्द्वानी की मुख्य सड़कें हैं, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, चाहे वो ओडीआर हो, चाहे एमडीआर हो, वो सभी गड्ढा मुक्त है। जो ग्रामीण सड़कें हैं, नो डाउट हमने पिछली बार 211 किलोमीटर सड़कों को पैच मुक्त किया है। अभी भी काफ़ी सड़कों में गड्ढे होंगे, तो उसको हमने इस बार 154 किलोमीटर का लक्ष्य बना लिया है। उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लक्सर के सुल्तानपुर में जनप्रतिनिधि पुलिस चौकी निर्माण का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके चलते कई लोग उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय अपना विरोध जताने पहुंचे, जहां उन्होंने उप जिला मजिस्ट्रेट के सामने पूरी परेशानी बताई और कहा कि पंचायत घर का निर्माण विवाह समारोह और बेघरों के ठहरने के लिए हुआ था, पर वहां प्रस्तावित रूप से अस्थायी पुलिस चौकी निर्माण किया जा रहा है।
जनप्रतिनिधियों ने बताया कि उप जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें जल्द सुनवाई और समाधान का आश्वासन दिया है। सुल्तानपुर में एक पंचायत घर है ईदगाह के करीब, और हम लोग अभी 5 दिन पहले एसडीएम साहब से मिले थे। हमने इनसे बात रखी थी, साहब ये पंचायत घर बारात घर ये गांव की जो गरीब लोगों की बेटियों की शादी होती है उसके लिए ये कभी 2012 में विधायक जी हाजी तस्लीम जी ने बनवाया था। तो इसमें बारात रुकती है और बारात के बाद में जो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनका कोई घर नहीं है, तो कुछ समय के लिए वो लोग भी इसमें रहते हैं। तो एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था। हमने फिर ये रात एक कुछ लोगों से किसी के माध्यम से सुना है, एक वरीश नाम का एक सुल्तानपुर का है, उन्होंने कहा भाई एसडीएम साहब ने मुझे आदेश दे दिया लिख के। तो एसडीएम साहब ने कहा हमने कोई आदेश नहीं दिया है, और उन्होंने हमें सब लोगों का आश्वासन दिया है कि भाई वो बारात घर है, बारात घर रहेगा। चौकी की जहां हमने जगह अलॉट करी चौकी का हम वहीं, और उसके अलावा और जगह उन्होंने फोन भी किया मेरे ख्याल के ईओ को, तो उस पर उन्होंने उनसे वार्ता करके हमें आश्वासन दिया। सरकार ने हर गांव में, हर पंचायत के अंदर संपत्ति अर्जित करके दी है गांव वालों के लिए, उनको उपयोग करने के लिए। ऐसे ही सुल्तानपुर में कुछ बारात घर हैं, कुछ रैन बसेरे हैं। उनमें से एक बारात घर के लिए स्थानीय पुलिस ने वहां पर अस्थायी रूप से चौकी के स्थानांतरण के लिए वहां पे कुछ प्रयास किए थे। उसके विरोध में गांव के जितने भी जिम्मेदार हैं, जितने भी लोग हैं, सभी उसके विरोध में जनप्रतिनिधि आज एसडीएम साहब से मिले हैं, और एसडीएम साहब ने पूर्ण तरीके से आश्वासन दिया है कि वो गांव का हित है, वो जनहित है और वो जनता के लिए है, और जनता उसका इस्तेमाल करती है तो सर्वप्रथम जनता को रखा जाएगा, और जनता के लिए जो बारात घर वहां पे बना है उसको एज इट इज चलने दिया जाएगा। पुलिस के लिए हम कोई और स्थान। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां डुंडा प्रखंड के टिपरा गांव में एक नाबालिग की शादी उसके परिजन फर्जी दस्तावेज बनाकर करवा रहे थे। इतना ही नहीं, नाबालिग के परिजनों ने पुलिस चौकी में दादी और ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रार्थना पत्र भी दिया था ताकि कोई शादी में बाधा ना बने। हालांकि जब इसकी शिकायत बाल कल्याण समिति को लगी तो बाल कल्याण समिति ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग की शादी रुकवा दी। फिलहाल अधिकारियों ने जन प्रमाण पत्र की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। होता है चाहे वो मैं करूं या कोई और करे, तो जैसे कि शासन प्रशासन को भनक लगी है कि वहाँ पे बाल विवाह हो रहा है, रोका गया है बाल विवाह, लेकिन आगे इसमें कोई भी कार्रवाई होते हुए हमें नज़र नहीं आ रही है। अब ये तो कर्मचारी अधिकारी ही जान सकते हैं, शासन प्रशासन ही जान सकता है कि इसमें कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि जो गलत है वो गलत है, चाहे उसमें गलत मैं करूँ या दूसरा करे कोई। तो मेरा शासन प्रशासन से ये आग्रह है कि वो जो है इसमें ठोस से ठोस कदम उठाएं, और इसमें जो कुछ भी हो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे उत्तराखंड की बेटियों को जो है न्याय मिलेगा। उस पर हमने सीधे डीपीओ को, पुलिस को, एसपी ऑफिस को, तहसीलदार डुंडा को अवगत कराया कि आप लोग हमारे साथ चलें और इस विवाह को रुकवाएं। तो हम लोग साथ चल के सारी टीम सहित हम लोग गए थे वहाँ और उस शादी को रुकवाया। वहाँ से उस लड़की की माँ को हमने ला करके वन स्टॉप सेंटर रखा। उसके बाद हमने तुरंत लेटर बना के एसपी और जिलाधिकारी उत्तरकाशी को अवगत कराया था। यहाँ तक कि आई को में लिख दिया था। उस लड़की के जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो उसकी जो हाई स्कूल मार्कशीट है उसमें उसकी आयु जो है 16 वर्ष के कुछ दिन पाई गई, और अन्य दस्तावेजों में उसमें कहीं पर उसकी आयु 18 वर्ष है, कहीं पर उसकी 23 वर्ष हो रही है। सारी जगहों से मैंने सारे कागज़ तलब करके उनकी देख रेख जाँच करके मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत करा दिया इस संबंध में, और उनके द्वारा जो है इसकी जाँच की जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।